अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास का चैप्टर 18 स्टार्ट किया था, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था एटॉमिक न्यूक्लियस और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स की जो रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी चीज़ क्या है, कहाँ से ये आई है, रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, प्रोसेस क्या है, ये सारा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। रेडिएशंस का आगे इफेक्ट क्या होता है, रेडिएशंस कहाँ से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, ये सारा आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया था। इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क होता है। इन्वेंशन कहते हैं ऐसी चीज़ जो हम खुद से बनाते हैं, डिस्कवरी कहते हैं कोई छुपी हुई चीज़ को निकालना। तो उसने डिस्कवर किया, एक नेचुरल एलिमेंट था, उसने डिस्कवर किया। जब उसने वो एलिमेंट डिस्कवर किया तो उसने देखा कि ये एलिमेंट जो है एक ख़ास तरह की शुआएं निकाल रहा है, यानी ये नज़र तो नहीं आती लेकिन इसके इफेक्ट होते हैं, क्योंकि रेडिएशन होते हैं किसी भी सरफेस पे पड़े तो उसे नॉर्मली ब्लैक या डार्क कर देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। तो जब उसने वो चीज़ डिस्कवर की, वो एलिमेंट जो यूरेनियम का एलिमेंट था जो उसने डिस्कवर किया, तो उसने देखा कि ये कुछ रेडिएशन, कुछ शुआएं निकाल रहा है, कुछ ऐसी चीज़, कुछ एनर्जी निकाल रहा है जो कि आगे जाके डैमेज क्रिएट कर रही है किसी चीज़ को। तो वो जब उसने स्टडी की तो वो बाद में उसको नेम दिया गया रेडिएशंस का। वो रेडिएशंस थी, वो एटम जो था, जो यूरेनियम था, वो रेडिएशंस को निकाल रहा था। बाद में फर्दर डिस्कवरीज हुई जिसमें मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने दो एलिमेंट और डिस्कवर किए, पोलोनियम और रेडियम। दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, दोनों शुआएं निकाल रहे थे। तो ये निकल क्यों रही थी, क्या चीज़ थी, ये शुआएं क्यों निकल रही थी? असल में होता यह है कि एलिमेंट, अब ये सुन लें, पहले 82 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, वो कुदरती तौर पे स्टेबल होते हैं, स्टेबल एलिमेंट है, यानी उनको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अपने में से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकालना नहीं पड़ता। क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती है, एक स्टेबल एलिमेंट होता है, एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है। जो स्टेबल एलिमेंट होता है वो तो कुदरती तौर पे स्टेबल एलिमेंट जो है, उससे ना तो किसी चीज़ से लेना है ना कोई देना है, यानी उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उसके एनर्जी शेल्स कंप्लीट है, उसके वैलेंस शेल, उसके ऑर्बिट सब कुछ कंप्लीट है। उससे ना कोई लेने की ज़रूरत है एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी की, ना उससे देने की ज़रूरत है, वो तो कंप्लीटली स्टेबल है। फर्स्ट 82 एलिमेंट्स ये स्टेबल एलिमेंट है। दूसरे होते हैं अनस्टेबल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे तो पाए जाते हैं, लेकिन वो कुदरती तौर पे हवा की, एटमॉस्फेयर की वजह से, गर्मी की वजह से, या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अनस्टेबल हो चुके होते हैं। वो खुद को स्टेबल करने के लिए एक्स्ट्रा जो एनर्जी उनके पास मौजूद है वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो होते हैं अनस्टेबल एलिमेंट्स। एलिमेंट 82 से आगे, एटॉमिक नंबर 82 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, कुदरती तौर पे मौजूद हैं लेकिन वो कुदरती तौर पे अनस्टेबल हैं। वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। वो दिन जब कश्ती डूबने वाली होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, भारी भारी सामान उठा के फेंक देते हैं ताकि कश्ती जो है वो स्टेबल हो जाए, बोट जो होती है। सेम केस है, जब एक एलिमेंट है वो टूटने लगता होता है ना, टूटने वाला होता है या उसको टूटने का खतरा होता है, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकालना शुरू कर देता है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उससे हम रेडिएशंस बोलते हैं। तो नेचुरल रेडिएशंस भी होती हैं, आर्टिफिशियल रेडिएशंस भी होती हैं। तो हम बात नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अनस्टेबल एलिमेंट से कुदरती तौर पे निकलने वाली रेडिएशंस को हम कहते हैं जी अनस्टेबल रेडिएशंस या रेडिएशंस, और ये सारा प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दोबारा से सुन लें, अनस्टेबल एलिमेंट से जो रेडिएशंस निकलती हैं या जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं जी रेडिएशन, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो के अंदर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी।
ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज हुआ होगा। स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद, ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली हो जाए। स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। वर्डिंग में थोड़ी सी गलती हो सकती है। खुद ब खुद, ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, यानी नेचुरल है, कुदरती तौर पे मौजूद है। अब दो तरह की चीजें होती हैं, कुदरती होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। कुदरती तौर पे चीजों को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कुदरती तौर पे ऑलरेडी जो फिनोमेना उसके अंदर स्टोर है, जो कुदरत ने बना दिया है वो तो होगा। आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यानी कुदरती रेडियो एक्टिविटी, तो कुदरती बात कर रहे हैं तो कुदरती जो अमल होता है वो खुद ब खुद हो जाता है, हमें खुद से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, दिन रात जब आते हैं तो ये कुदरत के तौर पे ही है, कुदरत ने ये किया हुआ है सारा कुछ, या हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता कि हम वो जो क्लॉक है उसकी सुइयों को पकड़ के आगे पीछे घुमा दें तो दिन आ जाएगा तो रात हो जाएगी, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, ये कुदरती अमल है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी एक कुदरती अमल है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसे खुद से हमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो किसी नेचुरल एटम के अंदर से स्पॉन्टेनियस एमिशन से निकलने वाली रेडिएशन को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है? एटम जो अनस्टेबल होता है वो खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए उसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके अंदर मौजूद होती है वो निकालनी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, स्टेबल एलिमेंट्स को ज्यादा आउटपुट लेने के लिए अनस्टेबल में कन्वर्ट कर देना, ये होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यानी 1 से लेके 82 एलिमेंट्स तो स्टेबल है, 82 से आगे जो पड़े वो नेचुरल है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी तो हो रही है, अगर हमें नेचुरल से भी ज्यादा आउटपुट की जरूरत है, यानी हमें ऐसी आउटपुट की जरूरत है कि वो नेचुरल से भी ज्यादा हमें काम करके दे, तो नेचुरल तो यूज होंगे लेकिन उसकी आउटपुट इतनी इनफ नहीं है कि हम उसे फर्दर यूज कर सकें, तो हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। यानी कुदरती तौर पे मौजूद जो स्टेबल एलिमेंट्स है उनको उठाते हैं, उनको उठा के फर्दर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन को टकरा देते हैं, अल्फा पार्टिकल को टकरा देते हैं या बीटा पार्टिकल को टकरा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो एटम्स जो होता है उस एनर्जी को जज़ब कर लेता है, जज़ब करके अनस्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो वो जज़ब की हुई एनर्जी को दोबारा से निकालेगा, तो जो एनर्जी वो निकलेगी उससे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और ये जो प्रोसेस होता है ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है, स्टिमुलेटेड, इसका मतलब होता है मैनुअल, जो हमें खुद करना पड़े, जो हमें खुद अपने हाथों से करना पड़े, तो वो स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस है, वो कुदरती तौर पे खुद ब खुद हो जाती है। जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है वो स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, उसे हमें खुद से करवाना पड़ता है। ज्यादा आउटपुट लेने के लिए स्टेबल एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो एनर्जी को जज़ब करता है और अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो खुद को स्टेबल करने के लिए उसी एनर्जी को वापस निकालता है, लेकिन वो जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा अमाउंट में निकलेगी। कुछ प्रोसेस होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा प्रोसेस होते हैं। तो वो जब एनर्जी निकालता है तो उस एनर्जी को हम फर्दर यूज कर लेते हैं, उससे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या स्टिमुलेटेड रेडियो एक्टिविटी या स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। दूसरा टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं, उसका नेम है बैकग्राउंड रेडिएशन। अब बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? बैकग्राउंड कहते हैं पीछे, जो हमारे, अब ये मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा बैकग्राउंड में ये व्हाइट बोर्ड है जो हमारे पीछे है, जो हमें नजर नहीं है लेकिन हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पीछे ये हमेशा मौजूद रहेगा, तो ये कहते हैं, इसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। तो बैकग्राउंड रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती हैं जो एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद रहती हैं लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती, वो हार्मफुल नहीं होती। हार्मफुल क्यों नहीं होती? वो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसी रेडिएशन जो हमारे लिए ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हमें नज़र नहीं आती, उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। इसमें बहुत सारी रेडिएशन होती है। कॉस्मिक रेज होती हैं जो आउटर स्पेस से आती हैं, और कॉस्मिक रेज में कौन कौन सी है? कॉस्मिक रेज में आ जाता है कि हमारे पास सूरज की रोशनी से आने वाली रेडिएशन, ये कॉस्मिक रेज, ये आउटर स्पेस से आ रही है, जमीन के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये स्पेस में प्रोड्यूस हो रही है, ये कॉस्मिक रेज है। उसके अलावा इसके अलावा है हमारे पास स्टार से आने वाली रेडिएशन, और दूसरे जो स्पेस से दूसरे एलिमेंट मौजूद हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं,
उसके अलावा ब्लैक होल्स हैं, उनसे आने वाली जो रेडिएशंस हैं उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड कॉस्मिक रेज। जो हमारे स्पेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में हर वक्त मौजूद है, उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, जो हमारी रहने के लिए ज़रूरी होती है। कुछ रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं, ज़्यादातर तो हार्मफुल होती हैं, कुछ रेडिएशंस यूजफुल होती हैं। वो यूजफुल जो रेडिएशन है जिसके हम आदी बन चुके होते हैं, वो बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं। क्लियर है? अब रेडिएशन का आके इफेक्ट क्या होता है? रेडिएशन मोस्टली हार्मफुल होती हैं। जैसे हम एक्सरेज करवाते हैं ना, एक्सरेज का आपने अक्सर सुना हो, जब डॉक्टर एक्सरे के लिए कहता है, एक्सरे आप करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जब भी एक्सरे रिकमेंड करेगा, अगर आपने एक बार एक्सरे करवा ली है तो आपको नेक्स्ट एक्सरे 10 से 15 दिन बाद का ही रिकमेंड होगा, उससे पहले नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सरेज होती हैं वो रेडिएशन होती हैं, वो रेडिएशन जैसे आपकी स्किन के ऊपर जाती हैं, स्किन को डैमेज कर देती हैं। तो ज़्यादा डैमेज अगर हो जाए तो वहाँ पे कैंसर भी बन सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपने अगला जो एक्सरे है, नेक्स्ट एक्सरे आपने 10 से 15 दिन बाद करवाना है। क्यों करवाना है 10 से 15 दिन? 10 से 15 दिन का जब गैप आता है तो वो जो रेडिएशंस की वजह से स्किन डैमेज या स्किन के अंदर जो हड्डियों के सेल्स होते हैं या मसल्स के सेल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से रेडी हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं होता। तो मैरी क्यूरी जो साइंटिस्ट थी, उसकी जो डेथ हुई थी वो इन्हीं रेडिएशंस की वजह से हुई थी, क्योंकि जब वो इनके ऊपर रिसर्च कर रही थी उसे नहीं पता था कि ये रेडिएशन ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो जब उसके ऊपर उसने रिसर्च की तो उसने बहुत ज़्यादा रेडिएशंस अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और उसकी डेथ की रीज़न भी रेडिएशंस ही थी। इसी तरह आपको एक मैं टॉपिक बताता हूँ चेरनोबिल का। चेरनोबिल इलाका है रशिया के अंदर, वहाँ पे 1914 में 1914 में एक न्यूक्लियर प्लांट फटा था, एक्सप्लोजन हुआ था, और न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन स्प्रेड हो गई पूरे ऑल ओवर द चेरनोबिल, पूरे सिटी के अंदर। तो उस सिटी को उन्हीं दिनों में खाली कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था? क्योंकि वहाँ रेडिएशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ रहने के काबिल नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा चेरनोबिल, इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, CHERNOBYL, चेरनोबिल रशिया के अंदर है। इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है इसके अंदर, इसके ऊपर। तो इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा कि वहाँ पर रेडिएशन इतनी ज़्यादा, और यह कहा गया है कि 1914 से उस इलाके के अंदर रेडिएशन को ख़त्म होने में 1500 साल लग जाएंगे। तो 1914 में एक्सप्लोजन हुआ और अभी तक वो इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई बंदा एंटर होता है उसके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और जब सेल डैमेज होते हैं तो कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।